फिक्स्ड डिपॉजिट ये आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात अब तो बहुत पुराना हो चुका है। पहले 1 करोड़ बनने में 15 साल लगे, अगले 1 करोड़ में केवल 5 साल लगे। Start early versus invest bigger amount later. ज़्यादा कमाने लग जाऊंगा तो बड़ी अमाउंट से स्टार्ट कर दूंगा। अर्ली स्टार्ट करे चाहे छोटी अमाउंट से स्टार्ट करे, 20 से 22 के साल में आदमी को एक्युमुलेशन शुरू कर देना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स सिंप्लीफाइड विद मिस्टर रावल। और अभी तक जो हमने बातचीत की वो यही की कि करेक्शंस जो है वो एक मौका है इन निवेश का। आपने ये भी समझा कि लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आपने ये भी समझा कि रिस्क प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है और एसेट एलोकेशन क्यों ज़रूरी है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। और हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फार्मूला भी सीखा, 15:15:15 आपको करोड़पति बनाने के लिए। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो ये है द कॉस्ट ऑफ डिले, वाई स्टार्टिंग अर्ली मैटर्स। यानी कि जितना आप डिले करेंगे ना उतनी आप अपनी वेल्थ जो है वो कमाएंगे नहीं। जितना आप अर्ली शुरू करेंगे आप अपनी वेल्थ को वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आप काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। और हमारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर आर सी रावल, मैनेजिंग डायरेक्टर इंपीरियल इंटरनेशनल के। मिस्टर रावल, आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर सर। और अभी तक तो आपने बहुत कुछ समझा दिया। अब ये एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉस्ट ऑफ डिले। इसको आप समझाइएगा। जितना हम डिले करेंगे उतना हम खोएंगे। जितनी जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी हमको एक तो कंपाउंडिंग का फ़ायदा समझ में आ पाएगा। और कंपाउंडिंग का फ़ायदा जिसको समझ में आ गया, आप ये समझ लिए पूरी ज़िंदगी उसको वेल्थ क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको इस चीज़ को दो तरीक़ों से, दो एग्ज़ाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा जी। सबसे पहला एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था करोड़पति बनने का जी। वो था, आपने अभी अभी बोला 15-15-15। अगर कोई आदमी 15,000 रुपये महीना 15 साल तक इन्वेस्ट करता है एसआईपी के फॉर्म में और उसकी रिटर्न 15% के हिसाब से आती है तो वो 1 करोड़ हो जाती है और वो करोड़पति बन जाता है। जी। इसी में मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अगर आदमी ये सोचे कि मैं अभी तो मेरी इनकम कम है, जब बाद में होगी तो मैं ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दूंगा। अब उसका कितना लॉस होता है आप ये देखिए। अगर सेम चीज़ हमको करोड़पति बनने के लिए हम 5 साल बाद स्टार्ट करें तो जो हम 15,000 रुपये कह रहे थे उसकी अमाउंट हो जाएगी 1 करोड़ पहुंचने के लिए हमारे पास 10 साल रह जाएंगे और 35,000 हो जाएगी। 15,000 हम कम की वजह से सोच रहे थे कि इससे क्या होगा और 35,000 में फिर हमें ज़्यादा लगने लग जाते हैं। तो कहाँ 15,000 और कहाँ 35,000। जब आदमी ये सोचता है कि थोड़े टाइम बाद थोड़ी सी अमाउंट बढ़ा लेंगे, क्योंकि 15,000 को आप ये देखिए कि 5 साल वो इकट्ठे हुए जी। और हर 5 साल को पहले 15,000 को 5 साल की कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल चुका, दूसरे वाले को 5 साल से एक का। इस कंपाउंडिंग की वजह से जो उसकी वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है, जिसकी वजह से अगले को उसको कंपेयर करने के लिए 35,000 की अमाउंट चाहिए 1 करोड़ करने के लिए। तो ये तो हो गया कंपाउंडिंग का एक एग्ज़ाम्पल। दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आदमी ने 25 की एज में केवल छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट करना शुरू किया। मैं छोटी सी अमाउंट केवल 5,000 रुपये साल लेता हूँ। अच्छा। 5,000 रुपये साल अगर उसने 10 साल तक इकट्ठा किया तो 25 से उसकी एज हो गई 35 साल। उसको रिटर्न में मिनिमम रिटर्न मान लेता हूँ 8% की। जी। 5,000 रुपये पर ईयर 10 साल के लिए और रिटर्न केवल 8% से, और 8% की रिटर्न क्यूमुलेटिव होती जाती है। एट द एज ऑफ 65 उसकी वैल्यू हो जाती है 7,87,000। ओके। अब दूसरा व्यक्ति पहले ना स्टार्ट करके वो उसको 35 की
एज में स्टार्ट करता है, मतलब 10 साल बाद स्टार्ट करता है। सेम अमाउंट 5,000 रुपये पर एनम उसने कितने साल लगाए थे? 10 साल, और उसके बाद इसने पैसे छोड़ दिए। ये व्यक्ति अगर 5,000 रुपये अगले 30 साल तक भी लगाता है तो भी ये अमाउंट उससे कम होगी, जो कि 6,17,000 के आसपास पहुंचेगी एट द एज ऑफ 65। तो इससे पता लगता है क्यों? क्योंकि उसने जो 10 साल में कमा के छोड़ दिया पैसे को, पहले तो 10 साल के अंदर में उसकी अमाउंट एक्यूमुलेट हुई और फिर वहाँ से उसको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलता रहा। जबकि इसने 5,000 से SIP शुरू करी और उसको 35 साल तक भी करते रहे तो उस अमाउंट के पास नहीं पहुँच पाए। तो ये एडवांटेज है कि अर्ली स्टार्ट करने में कितना फ़ायदा है, जिससे हमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिल पाता है और हमारी वेल्थ एक्यूमुलेट हो पाती है। और उसके बाद वो पैसा जब अगले जो भी अमाउंट एक्यूमुलेट हो गई, जैसे 15-15 के एग्जांपल में से फॉर एग्जांपल 15 साल के बाद 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ करने में तो उसने 15 साल लगा दिए, लेकिन उस पैसे को अगर फर्दर 5 साल छोड़ देगा तो 2 करोड़ हो जाएंगे। पहले 1 करोड़ बनने में 15 साल लगे, अगले 1 करोड़ में केवल 5 साल लगेंगे। इतना इजी हो जाता है एक बारी आदमी वेल्थ एक्यूमुलेट कर ले। That's the joy of compounding. Yeah, joy of the compounding and starting early. इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी आदमी ये ना सोचे कि मैं ज़्यादा कमाने लग जाऊंगा तो बड़ी अमाउंट से स्टार्ट कर दूंगा। अर्ली स्टार्ट करे, चाहे छोटी अमाउंट से स्टार्ट करे। जब वो उसके एक्यूमुलेशन में देखता रहेगा, उसके बाद अपने आप उसको हैबिट पड़ जाएगी अमाउंट इंक्रीज करने की। 15-15 हज़ार रुपये से मैंने SIPs शुरू कराई हैं और आज उनकी SIPs 1,40,50 हज़ार की हैं और मनी कहाँ तक एक्यूमुलेट हो चुकी है मैं बता नहीं सकता। आमतौर पे ये सवाल हमेशा आता है, जो भी नई नौकरी में हो या छोटा लोअर मिडिल क्लास से हो, ये सोचता है कि छोटे छोटे अमाउंट से क्या होगा। पर जैसे कि आपने समझाया कि अगर 5,000 एक साल में आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स, तो ये बताइएगा कि किस एज से एक्चुअली शुरू करना चाहिए? आई मीन हाउ अर्ली कैन यू स्टार्ट? द करेक्ट टाइम वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 के साल में आदमी को एक्यूमुलेशन शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग वेल्थ को, एसेट्स को एक ही रूप देते हैं। एक व्यक्ति करोड़पति बन जाता है और दूसरे व्यक्ति के उसी टाइम के अंदर में कोई भी वेल्थ नहीं बनती। उसका रीज़न क्या है? जैसे आपने कहा नई नई नौकरी शुरू करी, मान लिया 2 व्यक्तियों ने नई नई जॉब शुरू की और दोनों इस काबिल थे कि 15,000 रुपये महीना आराम से लिक्विडिटी उनकी परमिट कर दी थी कि लंबे पीरियड के लिए कर दें। एक ने क्या किया, एक ने 15,000 रुपये की SIP कर दी 15 साल के लिए और दूसरे ने बड़ी गाड़ी खरीद ली 15,000 रुपये की EMI के लिए। कहने को तो एसेट्स में कार भी आ गई और इसने अपना SIP शुरू कर दी। 15 साल के बाद क्या होगा? 15 साल के बाद एक व्यक्ति तो करोड़पति बन गया और जिसकी कार थी 15 साल की वैल्यू 0 हो गई। सर ये बताइएगा कि स्टार्ट अर्ली वर्सेस इन्वेस्ट बिगर अमाउंट लेटर, क्या बेनिफिशियल होता है? हमेशा स्टार्ट अर्ली अच्छा रहता है। बाकी कई बारी सरकमस्टांसेस हो जाते हैं कि बिगर अमाउंट लेटर, इट डिपेंड्स। आज की डेट के अंदर में हम पहले की तरीके वैसी बात नहीं है कि जो प्रमोशन हुआ करते थे 10-15% से होते थे। आज की डेट में स्टॉक ऑप्शंस, बोनस इस कदर बढ़ गए हैं कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट बीच बीच में इतनी बड़ी आ जाती है, तो उसको लगाने में, उसको इन्वेस्ट करने में कोई हर्जा नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आदमी को उस पैसे की कब ज़रूरत पड़ेगी और उसी हिसाब से हमारी नीड्स भी बढ़ गई हैं। पहले अगर हम जॉब की बात देखें, 20 साल से पहले कोई MIG मकान भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आज की डेट के अंदर में 4-5 साल के अंदर बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि बहुत आराम से वो
अफोर्ड कर सकते हैं। देयर इज ए चेंज इन द टोटल एटमॉस्फेयर विच इज़ गुड, उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जो भी वो चीज़ एक्यूमुलेट करने जा रहे हैं उस पे उन्होंने अपने रेशियोज़ का ध्यान रखा है नहीं रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट का लोन ले लिया कि ये समझ के कि यही अमाउंट हमारी आती रहेगी आगे से। उनको लोन लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि उन्होंने कितनी पर मंथ उनकी इन हैंड आ रही है और उसके कितने अमाउंट का उनको ईएमआई जा रही है, जो कभी अगर मान लो जॉब में प्रॉब्लम आई तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिक्कत आ जाएगी उनको। इन सब बातों को ध्यान में करके रखें तो अगर लमसम भी पैसे बीच में आते हैं तो उसको एसेट एलोकेशन के हिसाब से लगाने में कोई हर्जा नहीं है। उसको अच्छे एडवाइज़र के थ्रू सलाह करके लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्यूमुलेट होगी और अच्छा रहेगा। सर, एक आम सवाल जो आजकल आया है वो जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि अभी तुम अपने कैपिटल इरोजन को बचाओ तो तुम एफडी करो। तो एफडी करो, आपका पैसा सेफ रहेगा, क्यों झंझट में पड़ रहे हो इक्विटीज़ के या फिर म्यूचुअल फंड्स के? आपका क्या मानना है? देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट ये आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहली बात तब तो बहुत पुराना हो चुका है, और दूसरा ये है कि हमें अगर डाउनवर्ड भी प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास दूसरे बेटर ऑप्शंस हैं। Okay. हमें टैक्सेशन का ध्यान रखते हुए ही किसी चीज़ को इवन सेफ फंड में भी लगाना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट के नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पहली बात अगर पैसे की ज़रूरत है या नहीं है, हर साल का जो ब्याज है वो हमारी इनकम में ऐड हो जाता है और उस पर हमारा टैक्स कट जाता है। अब जो टैक्स कट गया वो अमाउंट तो हमारी कंपाउंडिंग में वैसे ही नहीं यूज़ हो रही। दूसरा, हमें पैसे की ज़रूरत थी या नहीं थी, हमें इनकम में आ गया। सेम पैसा अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारे डेट में या आर्बिट्राज फंड में लगा होता तो जब तक हम उसको निकाले नहीं तब तक उसके अंदर, और निकालने पे भी से फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमने इसमें इकट्ठा करके एक अच्छी अमाउंट इकट्ठी कर ली है और उसमें हमें पार्शियल निकालने की ज़रूरत है, तो प्रोपोर्शनेटली हमें निकालने पे जितना उस प्रोपोर्शन के ऊपर गेन हुआ होगा केवल वही हमारी इनकम में काउंट होगा, रादर देन एफडी की तरीके टोटल इंटरेस्ट जो हमारे में ऐड करके टीडीएस काट के हमको दे दिया जाता है। टीडीएस कट जाता है, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं और रिटर्न भर देते हैं कि ये समझ के कि टैक्स तो कटा हुआ है। टैक्स तो हमारा ही पैसा है ना जी। अगर तो हमें पैसे की ऐसी ज़रूरत होती तो कोई बात समझ में भी आती थी कि हम उस इनकम पे टैक्स दें। हमें ना तो उस पैसे की ज़रूरत थी, और मान लिया कई बार हिडन लॉस है जिसको हम पहचान ही नहीं पाते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल 7% के हिसाब से हमको फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न आई और हम हाईएस्ट स्लैब में हैं, 33% हमारा टैक्सेशन आ गया। हमारे हाथ में क्या आया? 4.5%। इन्फ्लेशन है 5% या 6%। तो रादर देन अर्निंग एनीथिंग वी हैव लॉस्ट एंड वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई दिस हिडन लॉस व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द एफडी। सो मैं ये कहूँगा कि इवन सेफ इन्वेस्टमेंट करते समय आदमी को अपने टैक्सेशन एंगल का ध्यान रखते हुए ही करना चाहिए। सर, आजकल बहुत जो लोअर तबके के लोग हैं, जैसे कोई वेजिटेबल वेंडर है, कोई रिक्शा पुलर है, वो भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं निवेश के लिए। मैं आपको अपना ही किस्सा बताऊंगी कि मैंने एक टैक्सी में जा रही थी, तो वहाँ पे उनके जो ड्राइवर थे तो उन्होंने मेरी बातचीत सुनी और मुझे बोला कि आप शेयर बाज़ार से हैं, कि आप म्यूचुअल फंड समझते हैं? तो मैंने कहा जी मैं समझती। बोला मेरी 2 बेटियाँ हैं छोटी छोटी, उनके लिए मैंने SIP शुरू की है। तो ये समझ तो उन तक पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आता है कि उनको लगता है कि अभी भी मैक्सिमम आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए SIP करने के लिए। वो ये नहीं समझते कि आप 100 रुपये या 500 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। बहुत ठीक कहा आपने। मेरे पास तो ऐसे एग्जाम्पल हैं कि मेरा मन करता है कि मैं इसके ऊपर एक बुक लिखूं। इतनी ज़्यादा समझ आ गई। सबसे अच्छा तो हमारे कंप्लायंस वाले एम्फी एंड सेबी का जो इनिशिएटिव रहा है, म्यूचुअल फंड सही है।
ग्रेटर कैलाश में सी ब्लॉक में हूँ, कितने ड्राइवर ऐसे हैं जो आज की डेट में करोड़पति तो नहीं, 30-30, 50-50 लाख उन्होंने इकट्ठे किए हैं मेरे साथ में, और आज उनके बच्चे पढ़ने के बाद अपने आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कई बारी उनके बच्चों के फ़ोन आते हैं कि सर से पूछना कि वो रियल्टी इंडेक्स में लगा दें कि नहीं। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने कहा देखो, इसके घर की सीख थी उनको, और उनको भी इतना समझ में आ गया है। इस समय मार्केट गिरी हुई है, वो तुरंत आके कहेंगे सर और लगा देते हैं पैसा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, रादर देन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे रेशियोज समझें, सारी टेक्निकल एनालिसिस समझें। बड़ी सिंपल सी भाषा में जब उन्होंने कहा है बाई व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग, हमारे इतनी अच्छी बुक मैंगो मिलेनियम लिखी हुई राधिका जी ने, जिसमें पर्पस यही है कि आम आदमी, अगर आपको फंडामेंटल समझ में आ जाए कि गिरी मार्केट में ख़रीदना है और सेफ रहना है और लंबे पीरियड तक जाना है, वेल्थ बन के रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। उस ड्राइवर ने या उस लोगों ने, उस ड्राइवर के थ्रू वो कितने ड्राइवर्स को लेके आया, कितने मेड को लेके आया जिसकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, कि हम तो खुशी होती है कि ये एरिया, ये एरा जो हमारे कंट्री में आया है, एक छोटे लोगों के लिए भी कितना सुनहरी मौका है और लाभदायक है, जिसका कि फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम कहते हैं, या इन्वेस्टिंग जो है वो नीचे के तबके तक जारी है। बहुत सारे अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से, विलेजेस से भी बहुत सारे लोग आते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या है, उसमें पैसा कैसे बनता है। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया रावल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छे से समझ आ गया कि इन्वेस्ट अर्ली, ओनली देन यू कैन मेक गुड मनी। सो हम ये एपिसोड जारी रखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो सर। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ एक चीज़ यही कहना चाहूँगा, ये सारी एडवाइस एक नॉर्मल समझाने के लिए है। मेरा इससे किसी को भी इन्वेस्टमेंट के कराने का या एक्साइट करने का कोई वो नहीं है। पर्पज़ ये है कि जितनी ज़्यादा ये फंडामेंटल चीज़ें आगे बढ़ें और लोगों को फ़ायदा हो, तो इससे सबका स्वार्थ अच्छा होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।